राज, कोट जाएगा मेरे मतलब जाएगा तुझे। यार बेटा लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लास पे हमने क्या डिस्कस किया था? काकतीय कौवा, कौवा खाए हो? कौवा खाते हो? कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है? तो नहीं है? केचुआ खाने वाले लोगों, यार काकतीय पढ़ रहे थे हम लोग, है ना बेटा? काकतीय वंश में हमने सबसे पहले देखा था इसका ड्यूरेशन की 11 to 14th सेंचुरी, है ना? इसके बाद हमने देखा था काकतीय जो हमारे पास डायनेस्टी थी, इसमें सबसे पहले एक बात हमने समझी थी कि ये जो मूल रूप से रहती थी वारंगल में रहती थी, लेकिन वारंगल मतलब क्या? तेलंगाना। तो वारंगल से क्या हुआ कि इनके जो भाई थे प्रताप रुद्रदेव हार गए अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर से, इसलिए वहां का राजपाट इनका छिन गया और जो अन्नमदेव था वो क्या हो गया? अकेला हो गया। इसीलिए वो 1324 में, ठीक है, तेलंगाना से भाग करके बस्तर के क्षेत्र में आया। बस्तर के क्षेत्र में छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव शासन कर रहे थे। हरिश्चंद्र देव को क्या करा? पराजित करा, और पराजित करने के बाद ठीक है क्या किया? 1324 में काकतीय वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ के बस्तर में की। अन्नमदेव ने, आपने देखा, राजधानी बनाया मंदोता को, मंदोता जो कि कहां है? बस्तर में है। आपने ये भी देखा कि ग्राम तराला दंतेवाड़ा में उसने दंतेश्वरी देवी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा हम कह सकते हैं कि ग्राम तराला दंतेवाड़ा में ऑलरेडी माता दंतेश्वरी का क्या था? मंदिर था। या फिर आपने एक मंदिर आपने देखा था राजपुर में था, ठीक है, मधुरांतक देव एक शासक था जो कि छिंदक नागवंश का था, ठीक है, जो राजपुर जगदलपुर में क्या था? दंतेश्वरी का मंदिर था। वहां पे वो क्या करता था? बलि देता था। नरबलि की प्रथा प्रचलित थी उसके कार्यकाल के दौरान। तो मंदिर था या फिर नहीं था, ये सारी बातों के होते हुए हमने ये समझाया कि भैया ये जो अन्नमदेव था ग्राम तराला दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी के मंदिर का क्या कराया है? निर्माण कराया। इसके बाद आपने ये देखा कि इसे चालकी वंश का राजा कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे अन्नम राज भी कहा जाता है। अच्छा, ये अन्नम देव के बाद हामिर देव आया यार। हामिर देव का दूसरा नाम क्या है? अमिराज देव है। और उड़ीसा के इतिहास से इसकी जानकारी आपको मिल रही थी। तो अन्नम, हामिर, उसके भैरव देव। इसकी दो पत्नियां थी, दो में से एक पत्नी कौन थी? मेघई अरिच केली। वो धनुष विद्या में निपुण थी, इसलिए उसके नाम की साड़ी बनती है, ठीक है। इसके बाद आया कौन? पुरुषोत्तम देव। ये जो पुरुषोत्तम देव है इंपॉर्टेंट बंदा है। पुरुषोत्तम देव इंपॉर्टेंट बंदा है, क्यों? क्योंकि पहली बात वो एक तो, ठीक है, क्या है? भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ के क्या दर्शन के लिए वो लौटते हुए गया है पुरी, और वहां के राजा ने इस चीज को देखा है और उसको दे दिया है रथ। कितने पहिए हैं उसमें? 16। और उसने एक उपाधि भी धारण कर ली है रथ पाके। कौन सी उपाधि? तो जो रथ पाया है वो रथपति है, ठीक है। इसके बाद वो आया, उसको खिंचवाया क्योंकि उसके पास घोड़ा नहीं था, तो रथ खींचने की परंपरा शुरू हो गया। बात समझ में आ रहा है? कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले कैपिटल इनका मंदोता था, अब इनका जो कैपिटल हो गया है वो चक्रकूट हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पुरुषोत्तम, तो अन्नम, हामिर, भैरव, पुरुषोत्तम। जयसिंह कुछ नहीं करा है, नरसिंह भी कुछ नहीं करा है, ठीक है। इसके बाद होता है प्रताप राज देव। बहमनी साम्राज्य में एक राजवंश रहता था गोलकुंडा। तो गोलकुंडा राजवंश का एक राजा हुआ करता था, इसका नाम है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने आक्रमण करा प्रताप राजदेव पर, लेकिन प्रताप राजदेव ने उसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे किसका? प्रताप राजदेव के बाद वीर सिंह देव का, ठीक है। किसकी बात करेंगे? वीर सिंह देव का। और वीर सिंह देव ने
राजपुर के किले का निर्माण कराया। राजपुर मतलब जगदलपुर, जगदलपुर के किले का निर्माण करवाया। इसके बाद आता है वीर सिंह के बाद आता है कौन? दिक्पाल देव। कौन आता है? दिक्पाल देव। दंतेवाड़ा शिलालेख। दिक्पाल देव का क्या है? दंतेवाड़ा शिलालेख। दंतेवाड़ा शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा, छत्तीसगढ़ में प्राप्त ये पहला शिलालेख है। बात समझ में आ रहा है? इसका आता है कौन? हा? कौन आता है? राजपाल देव। राजपाल देव, इसने प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती, राजपाल इसे ही रक्षपाल कहा जाता था। प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि धारण किए हुए इसकी दो पत्नियां थी। एक तो थी बघेलिन और दूसरी थी कौन? चंदेली। तो बघेलिन जो राजकुमारी थी, सॉरी बघेलिन जो पत्नी थी, उससे एक पुत्र हुआ था, इसका नाम था दक्खन सिंह। और जो चंदेलिन राजकुमारी थी, चंदेलिन मतलब चंदेल वंश की रही होगी। चंदेलिन राजकुमारी का जो दो पुत्र थे, इसमें पहला पुत्र था दलपत देव और दूसरा था कौन? प्रताप सिंह। अब यार जब मर गया कौन? राजपाल देव, तो चंदेलिन के भाई चंदेल मामा ने राजपाट को अपने हाथों में लिया और 10 वर्ष तक शासन करता रहा। इसे घुसपैठिया शासक के नाम से हम जानते हैं। आपने देखा शासन काल के आखिरी दौर में राखी के दिन गया कौन? दलपत देव। दलपत देव गया किसके पास? मामा के पास गया, मां के साथ मार दिया चाकू, मर गया मामा और बन गया ये क्या? राजा। अब राजा कौन है? दलपत देव। यार दलपत देव के भी दो बेटे हैं। एक तो है क्या? दरिया देव जो कि छोटा बेटा है, और दूसरा है कौन? अजमेर सिंह। आप देखेंगे राजधानी को फिर से ये बदल देगा। ठीक है, सबसे पहले मंदोता था, मंदोता से चक्रकोट हुआ और चक्रकोट से जगदलपुर हो जाए। बात समझ में आ रहा है? मंदोता, मंदोता से चक्रकोट, चक्रकोट से जगदलपुर। तो इसने राजधानी चक्रकोट के स्थान पर जगदलपुर को बनाया। अच्छा, ये जो बंदा था ये क्या करेगा? झील बनवाएगा अपने नाम पर। क्या कौन सा बंदा है ये? दलपत देव। तो दलपत सागर झील बनवाएगा। कहां बनवाएगा दलपत सागर झील यार? जगदलपुर में बनवाएगा, कॉमन सी बात है। और ये क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, नमक सभ्यता का, बीज कलेक्ट का या फिर लघु वनोपजों के संग्रहण की सभ्यता की शुरुआत इसके कार्यकाल के दौरान हुई और आदिवासियों को लूटने का जो कार्यक्रम है वो चलाया गया। ठीक है, महुआ बीन के लाके बेचेंगे, महुआ से शराब बनाएंगे, इन्हीं को बेचेंगे। समझ में आ रहा है ना? एक ठो नीम का फल बेचेंगे, नीम से ये साबुन बनाएंगे, फिर उनको बेच देंगे। पहले के टाइम पे ये बिकता था, हमारे तरफ भी बिकता था। अभी तो हम मॉडर्न हो गया तो हम बेचते नहीं। हालांकि मैंने 2-3 चीजों को तो खुद समझा है। एक तो ठीक है, बबूल का बीज, तेरे को पता है? बबूल का बीज बेचते थे और बदले में नमक और हल्दी मिलता था, सूखा सामान, मिर्च भी शायद मिलता था। अच्छा, तो ये चीजें थी किसके साथ? दलपत देव के साथ। अब दलपत देव के दो बेटों में सबसे बड़ा बेटा कौन है? अजमेर सिंह। अब अजमेर सिंह बन गया है राजा। अजमेर सिंह क्या बन गया है? राजा। लेकिन भाई उससे जल रहा है। ठीक है, तो भाई क्या करेगा? उससे लड़ाई झगड़ा करेगा। क्या करने के लिए? राजपाट को पाने के लिए। तो 1774 में जैसे ही वो आएगा, हलबा विद्रोह होगा। और हलबा जो विद्रोह है उत्तराधिकार का संघर्ष है। क्या है? उत्तराधिकार का संघर्ष है। हम सारे विद्रोह को समझेंगे। उत्तराधिकार के संघर्ष में जीत जाता है कौन? अजमेर सिंह, और हार जाता है कौन? दरियादेव। अब दरियादेव जैसे ही हार जाता है बेटा, दरियादेव जाता है एक तरफ मराठों के साथ जाता है हेल्प लेने के लिए, और दूसरा जाता है कहां? अंग्रेजों के पास। तो राजस्थान और महाराष्ट्र के मराठों से वो हेल्प लेता है। ठीक है, और क्या करता है? आक्रमण करता है 1777 में। 1777 में आक्रमण करता है अपने भाई किस पर? अजमेर सिंह पर। अजमेर सिंह जो कि क्रांति का मसीहा है। ठीक है, उस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद उसको पराजित करके मार देता है। मर जाता है कौन? कौन मर जाता है? अजमेर सिंह, और राजा बन जाता है कौन? तो जो अजमेर सिंह था,
अजमेर सिंह छत्तीसगढ़ में काकतियों का अंतिम शासक था, अंतिम स्वतंत्र शासक था। अजमेर सिंह छत्तीसगढ़ के काकतियों का क्या था? अंतिम स्वतंत्र शासक था। अब कौन आने वाला है बेटा? अब कौन आने वाला है? (1777 से 1800 तक रहने वाला है। कौन रहने वाला है? नेकी कर दरियम डाल, बोला सुना कि नहीं? कौन सा कहता है? नेकी कर दरिया में डाल। हातिम वाले में नहीं कहता? ठीक है। अच्छा, तो यार ये जो दरियादेव था, इसने अपने भाई की क्या करी है? हत्या करी और राजा बनाया, पहली बात तो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका बात है कि इसने हेल्प लिया है। किससे हेल्प लिया है? एक तरफ मराठों से, दूसरी तरफ अंग्रेजों से, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या हुआ था, जो मराठे थे अंग्रेजों से ऑलरेडी लड़ रहे थे इस टाइम पे, ठीक है? तो मराठे क्या करे, अंग्रेजों को कुछ एरिया दे दिया, अंग्रेज चुप हो गए और मराठों ने इसके साथ क्या कर लिया? संधि कर लिया। किसके साथ? काकतीय के साथ। तो पहली बात, मराठाधीन प्रथम काकतीय क्या है? शासक है। कौन कौन है बेटा? दरियादेव। दूसरी बात, संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? कोटपाड़ की संधि हुई है। कब हुई है? 6 अप्रैल 1778। कोटपाड़ की संधि हुई है मराठा वर्सेस दरियादेव। शर्त क्या है संधि की? दरियादेव प्रतिवर्ष 50,000 टकोली मराठों को देगा। संधि की शर्त क्या है? 50,000 टकोली मराठों को हर साल देगा। दूसरी शर्त क्या है? इस संधि से बस्तर मराठों के अधीन हुआ। तीसरी बात क्या है? छत्तीसगढ़ का भाग बना। बस्तर छत्तीसगढ़ का भाग बना। कैसे बना बेटा? पहले अलग था, लेकिन पहले क्या था? अलग था। तो 41 में रतनपुर पर, 50 में रायपुर पर मराठों ने कब्जा करा और बेटा 78 में बस्तर पे। तो मराठों ने अपने एरिया को क्या कर लिया? मिला लिया। तो वो आपस में मिल गया। तो फिर ऊपर वाला छत्तीसगढ़ और नीचे वाला बस्तर वो आपस में जुड़े। ये बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है बेटा? तो बस्तर छत्तीसगढ़ का क्या बना है? भाग बना है। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें हुई है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद यार, इसके कार्यकाल के दौरान 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष होगा बेटा। 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष होगा। और ये संघर्ष क्यों होगा?
एक अंग्रेज अधिकारी रहता है, एक अंग्रेज अधिकारी रहता है, जेटी ब्लंट, जेटी है जो भी है, के बस्तर प्रवेश प्रतिबंध को लेकर, ये जो जेटी ब्लंट है वो बस्तर जाना चाहता था कांकेर के रास्ते, लेकिन कांकेर में रोक दिया गया। और इसको रोकने के लिए ही क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, संघर्ष हुआ। और नोट में एक पॉइंट लिख लेना, अंग्रेजों के खिलाफ किसके खिलाफ बेटा, छत्तीसगढ़ में हुआ प्रथम क्या है, विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में हुआ पहला विद्रोह है क्या, क्या, भोपालपट्टनम विद्रोह, भोपालपट्टनम संघर्ष। बात समझ में आ रहा है, अंग्रेजों के लिए कुछ नहीं हुआ था, इससे पहले ये अपने अपने में ही लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए पहली बार क्या हुआ, विद्रोह हुआ या फिर संघर्ष हुआ कह सकते हैं, इसको आप संघर्ष भी कह सकते हैं। तो पहली बार हुआ है बेटा 1795 में। ये सारी बातें ठीक है, समझ में आ रही है क्या, आ रही है। अब यार इसका बेटा आया, किसका बेटा आया, दलपत देव के बाद अजमेर सिंह, अजमेर सिंह के बाद दरिया देव, और दरिया देव का बेटा आया महिपाल। कौन आया, महिपाल देव। अब महिपाल देव ने क्या किया, भैया मैं तो नहीं दूंगा, क्या नहीं दूंगा, जैसे कि पृथ्वी देव प्रथम का बेटा कौन था बेटा, जाजल्य देव, और जाजल्य देव ने क्या कहा, भैया मैं तो नहीं करूंगा स्वीकार त्रिपुरी की सत्ता को। ऐसे ही इसने क्या कहा, भैया मैं तो नहीं दूंगा टैक्स, किसको नहीं दूंगा, किसको नहीं दूंगा बेटा। अभी उसके पापा ने किसको टैक्स देने के लिए एग्री करा है, मराठों को, इसने मना कर दिया, इसने क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। अब सीधा सीधा मना कर दिया, अब मना करेगा तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, मना करेगा तो, हाँ जोर से बोलना, क्या जोर से बोल, कुछ नहीं होगा, कुछ कैसे नहीं हो, कुछ तो होगा भाई। तो पहली बात, मराठों को क्या देंगे थे, इधर टकोली कहते थे ये लोग, देने से क्या किया, क्या किया भाई, मना किया। और इसलिए नागपुर में शासन कर रहा था इस समय, नागपुर के मराठा शासक नागपुर में शासन कर रहे थे रघुजी द्वितीय। कौन शासन कर रहे थे, अब यार रघुजी द्वितीय ने क्या करा, रामचंद्र बाग को भेजा, नहीं सॉरी वेंको जी कर रहा था, वेंको जी आएगा देखेंगे, नागपुर के मराठा शासक वेंको जी, वेंको जी ने अपने सेनापति रामचंद्र बाग को आक्रमण हेतु भेजा, किंतु रामचंद्र बाग
रामचंद्र जो बाग है, ठीक है, नागपुर के मराठा शासक वेंकोजी ने अपने सेनापति रामचंद्र बाग को आक्रमण करने हेतु भेजा। यहां पर एक पॉइंट, और रामचंद्र बाग ने महिपाल देव को हराया, हराकर टैक्स देने हेतु, टैक्स या टकोली देने हेतु विवश किया। अब यह हरा दिया रामचंद्र बाग ने, किसको हरा दिया है? महिपाल को। नहीं मालूम कहा, आक्रमण किया, वेंकोजी के सेनापति बाग ने हरा दिया और टैक्स देने के लिए क्या कर दिया? बाधित कर दिया। ठीक है, अब यार ये टैक्स नहीं दूंगा कह रहा था इसमें भी, ठीक है, तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो धमतरी को दे दिया। 1830 में टकोली के बदले धमतरी के सिहावा क्षेत्र को मराठों को सौंप दिया, और इसके कार्यकाल के दौरान परलकोट का विद्रोह हुआ। 1825 परलकोट का विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ? परलकोट का विद्रोह। कौन है ये? महिपाल देव। भैया मना करेगा, मना करेगा तो क्या होगा? ये भेजेगा कौन? वेंकोजी भेजेगा रामचंद्र बाग को, रामचंद्र बाग हराएगा, ठीक है, टैक्स देने के लिए उसको बाध्य करेगा, लेकिन टैक्स देने के लिए उसको क्या करेगा? बाध्य करेगा, लेकिन क्या होगा? टैक्स ये फिर भी नहीं देगा, तो धमतरी, किसको? धमतरी को सुपुर्द कर देगा, धमतरी को सुपुर्द कर देगा। किसको सुपुर्द कर देगा? मराठों को। इस प्रकार से इसके पास से टैक्स की वसूली होगी। इसके बाद आएगा भूपाल देव। कौन आएगा? भूपाल देव। अच्छा, भूपाल देव में सिर्फ इसके समय में हुए विद्रोह को याद रखना है। 2 विद्रोह हुआ था भूपाल देव के टाइम पे, एक तो तारापुर और एक मेरिया। पूरे विद्रोह को याद करने के लिए एक ट्रिक है। किसका ट्रिक है? हभो पता मेली को मुंह भू। ठीक है, ये विद्रोह का ट्रिक है। ठीक है, इतना विद्रोह अभी आपको याद रखना है, प्रश्न में आता है। हभो, ह से हलवा, भो से भोपालपट्टनम, प से परलकोट, ता से तारापुर, में से मेरिया, ले से लिंगागिरी, खो से कोई, मुंह से मुड़िया और भू से भूम का। ठीक है, नामदेव साहू कहां से हो यार? नामदेव सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? यार भूपाल देव आएगा। कौन आएगा? भूपाल देव। महिपाल देव के बाद भूपाल देव। 2 विद्रोह होगा। ठीक है, कौन कौन सा विद्रोह हुआ? तारापुर और क्या? मेरिया। तारापुर और क्या? मेरिया, क्योंकि हलवा हो गया, भोपालपट्टनम हो गया है, और पास से क्या हो गया है? परलकोट अभी अभी हुआ है ऊपर में। तो क्या होगा? ता से तारापुर विद्रोह। ये कब होगा? 1842 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब होगा? 1842 में। तारापुर के बाद क्या होगा? ये भी कब होगा? 1842 में। तो 2 विद्रोह, एक तो तारापुर और दूसरा क्या? मेरिया।
ठीक है। अच्छा, इसके समय भी क्या चल रहा था, नरबलि चल रहा था, इसलिए इसके ऊपर आयोग बैठाया गया। नरबलि के संबंध में पूछताछ मराठों द्वारा इससे की गई। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। भोपाल देव, महिपाल देव, बाद भोपाल देव। अब आएगा भैरम देव। भोपाल देव के बाद कौन आएगा, भैरम देव। ये भैरम देव भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखो यार, दरिया देव 1777 में आया है। दरिया देव में आपने क्या समझा कि ये पहला मराठों के अधीन क्या था, शासक था। अब ये आया है भैरम देव। भैरम देव आएगा, इसकी कार्यकाल से पहले याद रखना 13 मार्च 1854, 13 मार्च 1854 को डलहौजी ने, किसने, डलहौजी ने क्या करा, नागपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कैसे मिलाया, हड़प नीति के तहत मिला लिया। किसके तहत मिला लिया, हड़प नीति के तहत मिला लिया। कब मिला लिया बेटा, 13 मार्च 1854 को, 1854। अब क्या होगा, अब ये जो भैरम देव होगा अंग्रेजों के अधीन मराठा शासक होगा। ठीक है, ये 13 साल का था जो काकतीय गद्दी पर बैठा था अंग्रेजों की ओर से। कितने साल का था, 13 साल का था। 13 वर्ष की आयु में राज सिंहासन पर बैठा। अब इसका क्या दिमाग है, कोई दिमाग नहीं है। अंग्रेजों को आज छूट मिला भैया, जैसे उनको मन है वैसा वो लोग करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। तो यह भैरम देव जिस समय शासन पर बैठा था उस समय क्या, 13 साल का वो था। सारी शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में केंद्रित थी और अंग्रेज अपने दुराचार, अपने काम का चीज सब कर रहे थे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इसी समय चार्ल्स सी इलियट आ गया। 1856 में चार्ल्स सी इलियट कहाँ आया, ये कमिश्नर है, ब्रिटिश कमिश्नर। कौन, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, जो नागपुर में रहता है, जो कंप्लीट छत्तीसगढ़ को देखता है, तो ये आएगा यहां। 3 विद्रोह होगा, 3 विद्रोह होंगे यहां पर। एक तो होगा लिंगागिरी, एक होगा कोई विद्रोह और एक होगा मुड़िया। लिंगागिरी कोई और मुड़िया विद्रोह यहां पर होंगे। 1856 लिंगागिरी, 1859 कोई और 1876 में होगा मुड़िया विद्रोह। 3 विद्रोह इसके समय में होगा। इतनी बातें ठीक है। ये कौन है, भैरम देव छोटा है, 13 साल गद्दी पे बैठा है अंग्रेजों की तरफ से। दूसरी बात, चार्ल्स सी इलियट जो कि कमिश्नर है,
ठीक है, नागपुर का डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स है जो डिप्टी कमिश्नर है, जो पूरे नागपुर क्षेत्र को देखता है, वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा घूमने के लिए, और 3 विद्रोह होगा। विद्रोह क्यों होगा, क्योंकि अंग्रेज भैया अपने मन का कर रहे हैं और यहाँ के लोग वो चीज को नहीं देख सकते। इसी समय इसकी पत्नी ने विद्रोह किया, भैरम देव की पत्नी का विद्रोह, भैरम देव की पत्नी का विद्रोह, ठीक है, यह हुआ 1878 से 1882, 4 साल तक। 1878 से 1882, 4 साल तक ये विद्रोह हुआ है। अगर आप समझेंगे इस विद्रोह को, तो ये जो भैरम देव की पत्नी था, इसका नाम था जुगराज कुंवर। इसकी पत्नी का क्या नाम था, जुगराज कुंवर। तो जुगराज कुंवर कह रही थी कि भैया तुम अपने हिसाब से शासन करो, अंग्रेजों की बात मत मानो, लेकिन भैया उसका तो दिमाग ही नहीं था। तो जुगराज कुंवर, इसको हम लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ की पहली विद्रोहिणी शासिका। तो इसके पास 2 पॉइंट था विद्रोह का, एक तो 2 शादियां कर लिया था भैरम देव, उसके खिलाफ ये थी, और एक तो अंग्रेजों की बात मान रहा था, उसके खिलाफ थी, ठीक है। क्या नाम है, जुगराज कुंवर। अच्छा, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, रानी चोरिस। ये एक ही है, रानी चोरिस और जुगराज कुंवर। रानी चोरिस मतलब रानी का कोप होता है। कोप मतलब क्या होता है, गुस्सा। कोप मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो रानी चोरिस का मतलब रानी का कोप। अच्छा, सबसे पहले आया था अन्नम देव, फिर हामिर देव आया था, फिर भैरव देव आया था, फिर पुरुषोत्तम देव आया था, जयसी देव आया था, नरसिंह देव आया था, प्रताप राजदेव आया था, जगदीश राजदेव आया था, वीर नारायण देव आया था, वीर सिंह देव आया था, ठीक है। उसके बाद दिक्पाल देव आया था, उसके बाद राजपाल देव आया था, और उसके बाद आया था चंदेल मामा। चंदेल मामा के बाद दलगंजन सिंह आया था, दलगंजन सिंह के बाद आया था अजमेर सिंह, अजमेर सिंह के बाद आया था दरियादेव, दरियादेव के बाद आया था महिपाल देव, महिपाल देव के बाद आया था भूपाल देव, भूपाल देव के बाद आया था भैरम देव, और अब आएगा, अब कौन आएगा, रुद्र प्रताप देव। अब आने वाला है कौन, रुद्र प्रताप देव। अच्छा, कौन कौन बंदा क्या क्या किया था वो याद है ना। रुद्र प्रताप देव में पहली बात, ये तो 6 साल का था, वो तो 13 का था। रुद्र प्रताप देव कितने साल का था, 6 साल का। जब क्या बना, राजा बना। तो 6 साल का जो बच्चा वो क्या करेगा, अभी का 6 साल का बच्चा कम से कम गेम खेल लेता है मोबाइल में, उस टाइम का 6 साल का। अपना सोचो, आप कितने साल के थे तब आप फोन चलाना सीखे, आप टीवी कब देखे, 6 साल के थे आप तब आपने क्या क्या करा। तो उस टाइम पे, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं 1891 की बात कर रहा हूं, 19वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप कौन से सेंचुरी में आए हो, 20वीं सेंचुरी में आए लगभग। कुछ लोग तो 21वें भी। किसका बर्थडे, बर्थ का जो डेट है 2000 के बाद का है आपका। अच्छा, तीनों का, तेरा, अच्छा तीनों का, मतलब आप लोग 21वीं शताब्दी के हो, ठीक है। बाकी लोग कौन से शताब्दी के हैं, 20वीं।
क्योंकि सबका डेट ऑफ बर्थ 6, 7, 8 ऐसे चलता है। तो ये 20वीं शताब्दी के, बाकी यहां पर जो हुआ है उनके बाद फिर वो 21वीं। तो 21वीं शताब्दी में भी जब आप पैदा हुए तब आपने क्या क्या किया होगा। और ये कौन सी शताब्दी की बात कर रही है? 19वीं शताब्दी की। तो 19वीं शताब्दी में जो 6 साल का बालक होगा उसके पास कितना दिमाग होगा, ठीक है, और क्या वो प्रशासन चला पाएगा? तो पहली बात तो 6 वर्ष की आयु में क्या बना? राजा बना। कितना अच्छा किस्मत है। अब जब राजा बना तो पढ़ाई कर रहा था। राजा बना तो क्या कर रहा था? पढ़ाई। राजकुमार, कौन सा कुमार? राजकुमार। कॉलेज कहां है? रायपुर में पढ़ाई की। लिंक रोड में है ना सेंट्रल लाइब्रेरी, एनआईटी वाले रास्ते पर। अच्छा, याद रखना, जगदलपुर में चौक बनाया। चौक, चौक जानते, गांधी चौक, ये चौक, वो चौक। तो चौराहा कहते हैं इसको। पहले चबूतरा बनता था, अब चौराहा बनता है। तो जगदलपुर में बहुत सारा बनाया, तो इसको कहते हैं जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया। जगदलपुर को चौराहों का, किसका? चौराहों का शहर बनाया। जगदलपुर को किसका शहर बनाया? चौराहों का, ठीक है। इसके टाइम पे एक प्रथा थी, इसके समय घेटी पौनी प्रथा, ये महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित था। महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित प्रथा प्रचलित थी। किसके कार्यकाल के दौरान? रुद्र प्रताप देव के दौरान, ठीक है। याद रखना, इसके कार्यकाल के दौरान और अनिवार्य शिक्षा लागू हुई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसका, अनिवार्य शिक्षा। एक वैगन था और एक फेयर था, दो लोग थे, एक वैगन और गियर था, जहां दो लोग थे अंग्रेज अधिकारी। अनिवार्य शिक्षा लागू हुई। और एक उपाधि भी ये पाया था, सेंट ऑफ जेरूसलम। इसके कार्यकाल को एक बार समझ लो। 1891 से शुरू हुआ था इसका कार्यकाल और 1921 तक इसका कार्यकाल चला था। आपको पता है पहला वर्ल्ड वॉर, बेटा जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका डेट याद है क्या आपको? इतना इजी डेट है, 1914 से 1918, 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ है? पहला विश्व युद्ध हुआ है। और पहले विश्व युद्ध में इसने क्या करा है? भारतीयों को या फिर छत्तीसगढ़ के लोगों को अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करा है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए अंग्रेजों ने इसको उपाधि दिया है। इसलिए अंग्रेजों ने इसको क्या दिया है? उपाधि दिया है सेंट ऑफ जेरूसलम।
सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि थी इसके पास। सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि थी किसके पास? ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी, कुछ खास बात नहीं है। और उसके बाद जो लास्ट बंदा है इसका नाम है प्रवीर चंद भंजदेव। प्रवीर चंद भंजदेव, ये आखिरी शासक है। बस्तर रियासत का विलय भारत संघ में किया। बस्तर रियासत का विलय इसने भारत संघ में किया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों का एकीकरण करने के लिए आए थे तो इसने बस्तर रियासत, कितने रियासतें थी हमारे यहां? क्या था कहानी रियासतों का बेटा? ये क्या बना रहा हूं मैं? ऐसा चीज देखे हो क्या? क्या है ये? ऐसा देखे हो कुछ ऐसी आकृति? ये क्या है? और अगर ऐसे ऐसे करके इधर जोड़ दूं तो ये क्या है? पाकिस्तान है। तो ऐसे ऐसे करके ये वाला जो भाग है बेटा, इधर पर कितनी रियासत थी? 545। बाकी रियासतें इधर थी। तो 545 रियासत में एक रियासत कौन सा था? बस्तर। और बस्तर रियासत यहां पर था जिसका विलय प्रवीर चंद्र भंजदेव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में भारत संघ में करा। और आपने ये कहानी भी सुन रखा है कि यहां पर एक रियासत था, क्या नाम है इसका? J&K। यहां पर एक रियासत रहता था गुजरात में, क्या नाम है इसका? क्या नाम है बेटा? जूनागढ़। यहां पर हैदराबाद। तेलंगाना, TN से, क्या? तेलंगाना। TG लिख देता हूं नहीं तो तमिलनाडु समझ लोगे। ये लोग क्या कर रहे थे? उपद्रव, हम नहीं मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर को क्या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही थी, क्या करा? मिलाया। अभी तो J&K क्या हो गया है? मोदी जी ने क्या करा है भैया? 37 कौन सा आर्टिकल संशोधित किया है? 376 को। अरे यार याद नहीं आ रहा है। क्या करा है उसने? जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया है 18 में। ठीक है, क्या विशेष राज्य का दर्जा इसको जो दिया था हटा दिया है इसको, और इस प्रकार से अब भारत एक है। ठीक है, अब हमारी सिटीजनशिप भी क्या हो गई है? एक ही हो गई है। पहले क्या होती थी यहां पर? ये हमारा क्या था? क्या था? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? अपवाद। क्या होता है? अपवाद। तो ये पहले अपवाद था, यहां पर दोहरी नागरिकता रहती थी। एक तो जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता और एक क्या? भारत। अब केवल यहां पर भी, अब यहां पर भी आप जमीन खरीद सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, हालांकि आपके पास इसके लिए पैसा होना चाहिए। ठीक है, पहले पैसा भी होना चाहिए, फिर भी इधर आपको बंदा भी होना चाहिए। ये तो खत्म हो गया आपका। क्या खत्म हो गया बेटा?
क्या खत्म हो गया बेटा? खत्म हो गया कौवा, मतलब काकतीय वंश। 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक काकतीय वंश चला और चल करके खत्म हो गया। ठीक है, आज हमने कहां से देखना चालू करा था? आज हमने देखना चालू करा था दरियादेव से। दरियादेव जो कि 1774 में गद्दी में बैठा था, लेकिन उसका भाई अजमेर सिंह जो कि 1774 में गद्दी में बैठा था, लेकिन उसका भाई दरियादेव उससे खुश नहीं था। तो सबसे पहले तो हलवा विद्रोह हुआ 1774। हलवा विद्रोह अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष था, जिसमें अजमेर सिंह ने अपने भाई दरियादेव को पराजित किया था। लेकिन दरियादेव ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चला गया कहां? नागपुर चला गया और जयपुर चला गया। वहां से अंग्रेज और मराठों की सहायता ली और 1777 में एक बार फिर से अपने भाई अजमेर सिंह पर आक्रमण करा। अजमेर सिंह इसमें पराजित रहा और उसकी हत्या हो गई। इस प्रकार से दरियादेव छत्तीसगढ़ में काकतीयों का अगला राजा बना। जैसे ही राजा बना 6 अप्रैल 1778 को उसने कोटपाड़ की संधि मराठों के साथ की और मराठों की ओर से शासन करने लगा। इस प्रकार दरियादेव छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन पहला शासक हुआ। ठीक है, दरियादेव के बाद आया, दरियादेव के कार्यकाल के दौरान बदलाव क्या क्या हुए? तो भैया ये वाले जो बस्तर क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। ये जो बस्तर क्षेत्र था वो मराठों को मिला। ये सारी चीजें बदली। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दरियादेव के बाद कौन आया? महिपाल देव। महिपाल देव के दौरान क्या हुआ भाई? अच्छा, दरियादेव के कार्यकाल के दौरान ही भोपालपट्टनम संघर्ष भी हुआ है ना? और भोपालपट्टनम संघर्ष क्या था? जेटी ब्लंट को बस्तर जाने से रोकना था और ये अंग्रेजों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा किया गया पहला क्या है? संघर्ष है। इसके बाद आया है कौन? महिपाल देव। अब महिपाल देव ने मना कर दिया है कि भैया मैं नहीं मानूंगा, अब मैं नहीं टैक्स दूंगा। कौन 50,000 देते रहे? ठीक है, तो भैया उसने मना कर दिया। अब मना किया तो क्या हुआ भाई? उस समय वेंको जी राजपाट कर रहा था। वेंको जी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, रामचंद्र बाग के माध्यम से। और रामचंद्र बाग ने महिपाल देव को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब महिपाल देव भी टैक्स तो उसके पास है ही नहीं, पैसा कहां से देगा? तो उसने धमतरी वाले सिहावा क्षेत्र है उसको दे दिया, भैया तुम जाओ यहाँ से कुछ भी करते तो रहो। उसके टाइम पे भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, कौन सा विद्रोह हुआ था? परल कोट का विद्रोह हुआ था। तो महिपाल देव चला गया। अब महिपाल देव के बाद आएगा भूपाल देव। कौन आएगा? भूपाल देव। और भूपाल देव में आपने देखा 2 विद्रोह होगा प्रमुख रूप से। एक तो क्या? लिंगागिरी, और एक होगा कहां तक हो गया है? परलकोट तक। हाँ, भोपाल, तारापुर और मेरिया हो। क्या क्या होगा? तारापुर और मेरिया, यही होगा ना? किसके कार्यकाल के दौरान होगा? भूपाल देव के दौरान। अब इसके भूपाल देव चला जाएगा तो कौन आएगा? भैरम देव आएगा कि नहीं आएगा? भैरम देव। और भैरम देव के दौरान 3 होगा। क्या क्या होगा? लिंगागिरी, कोई और, मुड़िया। ठीक है, भैरम देव चला गया। अब कौन आया? रुद्र प्रताप देव। छोटा बंदा है ये तो, है ना? भैरम देव जो था 13 साल का था। कितने साल का था? चार्ल्स इलियट इसके कार्यकाल के दौरान 1856 में छत्तीसगढ़ आया था। ये बात आ रहा है समझ में? ये बात पढ़े हैं? इसके बाद ये तो 6 साल का बंदा था रुद्र प्रताप, रायपुर से पढ़ा लिखा, जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा नीति लागू करी इसने। महिलाओं के क्रय विक्रय की जो प्रथा थी उस समय प्रचलित थी, जिसे घेटी पौनी कहते हैं। इसके बाद आपने देखा इसको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि इसने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को, छत्तीसगढ़ लोगों को उसमें अंग्रेजों की तरफ से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था।
और क्या बात है, इसका विद्रोह भी हुआ था भूमकाल का। 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था रुद्र प्रताप देव के कार्यकाल के दौरान। इसकी एक पत्नी थी, क्या नाम है, रानी जुगराज कुंवर, रानी चोरिस बेच को कहते हैं रानी का कोप। इसके कार्यकाल के दौरान क्या है, पहली बार इसने विद्रोह किया। छत्तीसगढ़ की पहली विद्रोहिणी कौन है, कौन है, रानी चोरी। इसके बाद आती है प्रफुल्ल कुमारी देवी। अच्छा, प्रफुल्ल कुमारी देवी में एक बात याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका है। प्रफुल्ल कुमारी देवी में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका है प्रफुल्ल कुमारी देवी। और इसके बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह होता है, ठीक है। और फिर प्रवीर चंद भंजदेव आता है, और उसके बाद कमल चंद भंजदेव, वो अभी बीजेपी में काम कर रहा है। इन सभी बातों के साथ, ठीक है, खत्म हो गया काकतीय वंश। जनजाति विद्रोह को कल देखेंगे, और कल से भारत छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास शुरू हो जाएगा, ठीक है, और कुछ दिनों में खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। क्या खत्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। इतना कर लोगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, पढ़ लोगे इतना, पढ़ लोगे क्या।